जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं जीके 4D चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आखिरी लेक्चर में हमने देखा था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां थी, जितनी भी दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां थी, जिसमें थी अमेजोन नदी। अमेजोन की सहायक नदी हमने बताई थी कौन कौन सी। हमने बताया था जापुरा नदी है, पुरुष नदी है और मंडीरा नदी। मंडीरा नदी के बारे में हमने बताया था कि अमेजोन की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी, मंडीरा नदी। साथ में बताया था कि जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं वो एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाके अमेजोन नदी के माध्यम से अपना मुहाना बनाती हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे बताया था पराना नदी। हमने बताया था पराना है, पराना के साथ पराग्वे नदी है और उरुग्वे नदी है। उरुग्वे नदी, तीनों नदियां जहां पे जाके अपना जल गिराती हैं उसे क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था रियो डी प्लाटा कहते हैं। तो वो सारी नदियां भी हमने देख ली थी। एक नदी हमने यहाँ पे देखी थी कोलोराडो नदी भी हमने यहाँ पे देखी थी। तो लगभग यहाँ की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां थी हमने देख ली थी। एक नदी रह गई थी किसकी, वेनेजुला देश की महत्वपूर्ण नदी थी। कौन सी नदी, ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी की खास बात यह है कि ओरोनिको नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वाटरफॉल स्थित है। कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वाटरफॉल स्थित है। तो वही मैंने यहाँ पे नोट कराया हुआ है कि यह नदी वेनेजुला देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ओरोनिको नदी की सहायक नदी है कैरिनी या कैरो, भी कहीं कहीं पे उसका नाम आता है। कैरिनी या कैरो दोनों नाम आते हैं उस नदी के देखने के लिए। तो ओरोनिको की सहायक नदी है कैरिनी या कैरो और उसकी सहायक नदी क्या है, चारून नदी है। उसकी भी सहायक नदी है चारून नदी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। जनरली अगर कोई बच्चा ऐसा हुआ जिसने याद कर लिया सिर्फ ओरोनिको नदी, ऑप्शन में आ गया कैरिनी या चारून नदी, तो यहाँ पे इस चीज का थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि किस नदी पर स्थित है, किस नदी की प्रॉपर ये जलधारा है। ठीक है, कौन सा, एंजल जलप्रपात। तो आपको तीनों याद रखने हैं। ऑप्शन में अगर ओरोनिको आएगा तो ओरोनिको टिक करना है, कैरिनी या कैरोनी आएगा तो उसको टिक करना है और चारून नदी आएगा तो उसको टिक करना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ओरोनिको और चारून नदी है, इसी को ऑप्शन में देता है। ठीक है, तो हमें तीनों याद रखने हैं, एक को याद करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। हो सकता है सबसे फेमस वाला नाम ना दे, ओरोनिको नाम ना दे, दे कैरिनी या चारून में से कोई दे दे तो बच्चा परेशान हो जाएगा कि अब कौन से कर। तो वही चीज है कि इसमें याद रखना है ओरोनिको की सहायक नदी है कैरिनी या कैरो और उसकी सहायक नदी है चारून नदी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है। इस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। मैंने बताया था जब मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी मैंने बताया था एक वहां पे भी जलप्रपात मैंने बताया था। अब बताइएगा मैंने कहां पे बताया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। ठीक है, वो मैंने बताया था। आपने कितना याद है देखने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे उत्तरी अमेरिका में एक जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो एक ही है, कौन सा है मैंने बताया था। आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगी ओरोनिको नदी। अब ओरोनिको नदी हो गई तो इस प्रकार से विश्व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सारी प्रमुख पर्वत श्रृंखला में सिर्फ एक ही पर्वत है यहाँ पे, क्या नाम है इसका, एंडीज पर्वत। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। नदियां सारी जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां थी वो मैंने बता दी। अब आता है इसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं क्या, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल और प्रमुख क्या झीलें। तो यहाँ पे बेसिकली 3 से 4 झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लू डॉट में मैंने बनाई हुई है, ये कौन सी नदी, ये कौन सी झील है, तो ये है टीटीकाका झील। कौन सी झील है, टीटीकाका झील। ठीक है, और ये झील है पोपो झील। और यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में ही इसको बताया था ये कौन सी झील है, तो ये वाली झील है मराकाइबो झील। कौन सी झील है, मराकाइबो झील। तो इनके बारे में कुछ खास चीजें समझ लेते हैं फिर इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं टीटीकाका झील। टीटीकाका झील से बेसिकली क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। टीटीकाका झील अवस्थित कहाँ है, तो देखिए दो देशों के बीच में अवस्थित है। इस तरफ है पेरू की सीमा और इस तरफ है बोलीविया की सीमा। तो पेरू और बोलीविया की सीमा के मध्य में स्थित है कौन सी झील, टीटीकाका झील। तो अवस्थिति से क्वेश्चन आया किन दो देशों के मध्य स्थित है या कहां पे स्थित है, तो कहां पे स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में पेरू और बोलीविया दो देशों के मध्य में स्थित है टीटीकाका झील। खास बात क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे आप, रॉकी पर्वत है तो रॉकी पर्वत के पर्वतीय क्षेत्र में अंतःस्थलीय क्षेत्र है ये, मतलब पर्वत है। ठीक है, पर्वत के उठे हुए भाग है, पर्वत के उठे हुए भागों के बीच में ये झील है। ठीक है, पर्वत के कुछ समझिए कुछ ऐसे पर्वत के भाग हैं। ठीक है,
ये ठीक है, ये पर्वत के भाग मैंने दर्शाए हुए हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पास स्थित है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पास स्थित है ये। तो ये कैसी हो गई, ये हो गई पर्वत के अंदर अंतःस्थलीय झील है। कौन सी झील, टीटीकाका झील, ठीक है। तो टीटीकाका झील की खास बात यह है कि टीटीकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कैसी है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील के बारे में एक और तथ्य आता है कि टीटीकाका झील एक कैसी झील है, तो यह एक नौकागम्य झील है, ठीक है। तो ये पर्यटन के लिए भी इंपॉर्टेंट झील है, ठीक है। कैसी है, पर्यटन के लिए भी इंपॉर्टेंट झील है। एक तो अंतःस्थलीय झील है, ठीक है, कहाँ स्थित है, एंडीज पर्वत के मध्य में स्थित है। खास बात क्या है, खास बात यह है कि एंडीज पर्वत जो है इसमें ये जो झील है टीटीकाका झील एक नौकागम्य झील है, यहाँ पे नावें चलाई जाती हैं, ठीक है। जिस तरीके से अपने भारत की झील है डल झील, श्रीनगर में सबसे प्रसिद्ध झील है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो टीटीकाका झील है, टीटीकाका झील की खास बात यह है कि इसमें नौकाएं चलाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, तो कौन सा हो जाएगा, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील के बारे में एक और चीज है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और इसी पर बोलीविया की राजधानी स्थित है, ठीक है। इसी में क्या स्थित है, इसी में बोलीविया की राजधानी है लापाज, वो स्थित है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी झील है, मतलब कौन सी देश की राजधानी है जो किसी झील के पास स्थित है, ठीक है। तो यह है बोलीविया की राजधानी लापाज, टीटीकाका झील के पास स्थित है। अब बोलीविया की राजधानी लापाज से भी यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, किस देश की राजधानी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, तो पहली हो जाएगी बोलीविया की राजधानी लापाज और विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी हो जाएगी इक्वाडोर की राजधानी, क्या हो जाएगी, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, ठीक है। तो इक्वाडोर की जो राजधानी क्विटो है वो कहां पे स्थित हो जाएगी, आपकी विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहली सबसे ऊंची राजधानी है। इसके बाद आती है पोपो झील। पोपो झील के बारे में कुछ नहीं याद रखना है, खास बात बस इतना याद रखिए कि जो पोपो झील है वो कहां पे स्थित है, तो ये पूरी तरीके से बोलीविया देश के अंतर्गत स्थित है। कौन सी झील, पोपो झील। इसके बाद मैंने बताया था मराकाइबो झील। मराकाइबो झील की खास बात क्या है, मराकाइबो झील की खास बात यह है कि पूरी तरीके से वेनेजुला के पास स्थित है। देखेंगे तो ये कैसी है, इस तरीके से ये पूरी कैप्चर है वेनेजुला के बीच में, ठीक है। ये देख रहे होंगे किस तरीके से है, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ स्थित है झील, ठीक है। इस तरीके से दोनों तरफ राजधानियां किसके, दोनों तरफ ये देश की सीमाएं लग रही है वेनेजुला की और सीमा के अंदर लिए है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील की खास बात यह है कि टीटीकाका जो झील है वो पेट्रोलियम भंडारण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण झील है। क्या है, पेट्रोलियम भंडारण की दृष्टि से मराकाइबो झील सबसे महत्वपूर्ण झील है। कहाँ स्थित है, वेनेजुला देश में स्थित है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ से अभी जो पेट्रोलियम का जो भंडारण है, साक्ष्य तो मिल गए हैं लेकिन क्या है, यहां से पेट्रोलियम निकाला नहीं जा रहा है, तो ये संचित भंडार है। कैसा भंडार है, मराकाइबो झील में जो पेट्रोलियम के भंडार है वो संचित भंडार है, अभी निकाला नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि वेनेजुला जो देश है वो कैसा है, वो खनिज भंडारण की दृष्टि से सबसे संपन्न देश है। कैसा है, खनिज भंडारण की दृष्टि से सबसे संपन्न देश है। ज्योग्राफी में आप एक चीज देखेंगे, जहां पे नदियां होंगी वहां पे क्या होगा, जहां पे नदियां होंगी वहां पे हो सकता है कि खनिज भंडार ना हो, लेकिन जहां पे खनिज भंडार होगा वहां पे नदियां नहीं होंगी, जहां पे नदियां नहीं होंगी वहां पे खनिज भंडार होगा। इसी तरीके से एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नदी के नाम पे कुछ नहीं है, खाली दो नदियां हैं वहां पे जो बड़ी नदियां हैं, ठीक है। तो मर्रे और डार्लिंग नदी उनका नाम है, आपने सुना होगा। तो इस तरीके से वो एक ऐसा देश है कि वहां पे तो फसल उत्पादन की क्षमता उस देश के पास ना के बराबर है, केवल उपभोग के लिए उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन जो वहां के जो खनिज का भंडारण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। खनिज भंडारण की दृष्टि से सबसे संपन्न देश है ऑस्ट्रेलिया उस क्षेत्र में, ठीक है। तो वही चीज है कि जहां पे क्या नहीं है, जहां पे हो सकता है कि नदियां ना हो वहां पे क्या होगा, खनिज होगा, जहां पे खनिज होगा हो सकता है वहां पे नदियां ना हो। तो वही चीज है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये संचित भंडारण का क्षेत्र है, मराकाइबो झील का संचित भंडार है इसमें, किसके, पेट्रोलियम के। तो वही चीज है। तो ये हो गया इस तरीके से उत्तरी अमेरिका सॉरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सारी महत्वपूर्ण क्या हो गई झीलें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे दो मरुस्थल है, कौन कौन से, एक तो आता है अटाकामा मरुस्थल, दूसरा आता है पेंटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल।
तो सबसे पहले झीलों से जो तथ्य हैं जो मैंने अभी समझाए हैं उनको नोट कर लेते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं क्या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल। तो यहाँ पे बेसिकली दो मरुस्थल हैं, अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल, उनको नोट करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये थ्योरी हो जाएगी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की झीलों की, ठीक है। तो सबसे पहले टिटिकाका झील वही मैंने लिखी है। यह झील दक्षिण अमेरिका के दो देशों के मध्य कौन कौन से पेरू और बोलीविया देश के मध्य स्थित झील है, ठीक है। यह झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक नौकागम्य झील है। विश्व की सीधे क्वेश्चन आता है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिकाका झील, ठीक है। साथ ही यह एक पर्वत के मध्य, मैंने बताया था इंडीज पर्वत के मध्य में स्थित एक अंतःस्थलीय झील है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा कि पर्वत के मध्य स्थित एक अंतःस्थलीय झील भी है। इस झील पर स्थित होने के कारण, इसी झील पर स्थित होने के कारण क्या है, इसी झील के समीप में स्थित है क्या, बोलीविया की राजधानी लापाज, ठीक है। तो वही मैंने लिखा बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील हो जाती है। चूंकि जो बोलीविया की राजधानी लापाज है वो टिटिकाका झील के समीप में स्थित है, इसीलिए विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहली राजधानी हो जाती है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहली राजधानी हो जाती है। यही मैंने नोट में लिखा है कि विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो इक्वाडोर की राजधानी पेरू। अब ये कैसे हो जाती है इक्वाडोर की राजधानी पेरू विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी, तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, मैंने बनाया हुआ है, ये देख रहे होंगे ज्वालामुखी है, पर्वत चोटी नहीं है, पर्वत चोटी यहाँ पे दिखाई दे, इक्वाडोर पे स्थित है एक ज्वालामुखी जिसका नाम है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। चूंकि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, इसीलिए इक्वाडोर की राजधानी क्विटो जो है वो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के समीप स्थित है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दूसरी झील दूसरी राजधानी कोटोपैक्सी देश के कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के पास किस देश की राजधानी स्थित है, तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा याद रखना है कि विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्या है, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। क्यों है, क्योंकि यह कहां पास स्थित है, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी के पास, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के पास स्थित होने के कारण एक ऐसी है विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी बन जाती है। कौन सी, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, ठीक है। तो वही चीज हो जाएगी। फिर इसके बाद है पोपो झील के बारे में लिखा है। पोपो झील के बारे में कुछ तथ्य नहीं है, बस ये है कि पोपो झील पूर्णतः बोलीविया देश में स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार मिलाने के लिए, है ना, या चार देश दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील किस देश में है ना, तो वही चीज है कि बोलीविया देश में स्थित है कौन सी झील, पोपो झील। उसके बाद आ जाती है माराकाइबो झील। माराकाइबो झील के बारे में मैंने बताया कि यह वेनेजुला के उत्तर में स्थित है। आप देख रहे होंगे ये वेनेजुला देश है, वेनेजुला देश के उत्तर में स्थित है कौन सी, माराकाइबो झील। इस झील के प्रमुख तेल उत्पादक पेट्रोलियम एवं भंडारण झील है। तो ये एक तरीके से पेट्रोलियम तेल उत्पादक का क्षेत्र और पेट्रोलियम के भंडारण का भी क्षेत्र है। कौन सी झील, माराकाइबो झील। यह एक लैगून झील है। लैगून झील का मतलब क्या हुआ, लैगून झील का मतलब ये हुआ जैसे इसकी जो आकृति है वो लैगून के समान है, इसीलिए इसको लैगून झील कहा जाता है। मतलब इस एक तरीके से समझे तो ये जो इस तरीके से जो स्थित है, तो जो इसकी अवस्थिति है, अवस्थिति के कारण एक ऐसी झील कहलाती है, अवस्थिति के कारण ये लैगून झील की प्रकृति कहलाती है, ठीक है। तो कई तरीके की झीलें होती है, उसी में एक लैगून झील भी है। साथ ही दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, झील को लेकर के ये वाला क्वेश्चन की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो माराकाइबो झील तो है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन मैंने जब मैप में देखा था, तो मैप में देखा था कि जो बोलीविया की राजधानी, बोलीविया में जो स्थित है टिटिकाका झील, ये माराकाइबो झील से बड़ी दिखती है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलता। क्वेश्चन में मिलता है कौन सी, माराकाइबो झील। तो याद रखिएगा, या तो माराकाइबो झील आएगा या टिटिकाका झील आएगा, तो दोनों झीलें याद रखिएगा। पहला याद रख लीजिएगा माराकाइबो झील, उसके बाद याद रख लीजिएगा टिटिकाका झील, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएंगी क्या, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सभी महत्वपूर्ण झीलें। अब देखते हैं मरुस्थल है। तो मरुस्थलों की बात करते हैं। तो जो मरुस्थल है वो कहां बात करेंगे, मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो मरुस्थल है। कौन कौन से, अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल। जो मरुस्थलों का निर्माण होता है, देखिए मरुस्थलों का निर्माण होता कैसे है। मरुस्थलों का निर्माण बेसिकली उसकी एक प्रक्रिया होती है। एक ठंडी, ज्यादातर जहां मरुस्थलों का जो निर्माण होता है वो किस वजह से होता है, तो ज्यादातर जो भी मरुस्थल होंगे, जैसे मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो मरुस्थल है ना,
तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल हो गए, दक्षिणी अमेरिका के हो गए, अफ्रीका महाद्वीप जिसको 18वें मरुस्थलों का महाद्वीप ही कहा जाता है उसके मरुस्थल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5 से 6 मरुस्थल है वो मरुस्थल हो गए। तो एशिया के कुछ मरुस्थलों को छोड़ दें तो लगभग सारे जो मरुस्थल है उनका जो निर्माण हुआ है वो एक ठंडी जलधारा की प्रवाह की वजह से हुआ है। क्या होता है कि जो ठंडी जलधारा होती है वो जब प्रवाहित होती है कहां से, ज्यादातर आप देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र से प्रवाहित होती है। कहां से? पश्चिमी क्षेत्र से प्रवाहित होती है, पश्चिमी क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र से जब उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो ये अपने साथ क्या होता है, जितनी आसपास के क्षेत्रों की जो नमी होती है वो सोखती चली जाती है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि जो भूमि के अंदर का जो जल की जो भंडारण होती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, वो पूरी तरीके से शुष्क हो जाता है। ठीक है, उसकी आर्द्रता जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो कैसा क्षेत्र बन जाता है? बंजर क्षेत्र बन जाता है, बंजर से फिर बन जाता है रेगिस्तान। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक दिन का काम नहीं है ये। तो सभी जगह पे कुछ ना कुछ जलधाराएं काम करती हैं। तो जो हमारे अटाकामा मरुस्थल है जो चिली और अर्जेंटीना में है, और पेंटागोनिया मरुस्थल जो कि चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी उत्तरी क्षेत्र में क्या है, चिली और अर्जेंटीना के उत्तरी क्षेत्र में आपका अटाकामा मरुस्थल का विस्तार है, और दक्षिणी क्षेत्र में किसका विस्तार है? दक्षिणी क्षेत्र में पेंटागोनिया मरुस्थल का विस्तार है। तो जो अटाकामा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल या पेंटागोनिया मरुस्थल, दोनों मरुस्थलों का जो निर्माण हुआ है, पूछा जाए कि किस जलधारा की वजह से हुआ है, तो जो जलधारा आती है उसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहलाती है। तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा की वजह से हुआ है किसका निर्माण? अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। वन लाइनर क्वेश्चन या 4 ऑप्शन जिसमें भी आएगा तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस मरुस्थल का निर्माण इस जलधारा की वजह से हुआ है। ठीक है, तो जलधारा भी हमें उसमें याद करनी है कि जो अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल है वो पेरू और हम्बोल्ट की जलधारा की वजह से, पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की वजह से, इस पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की वजह से अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल का विकास हुआ है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो अटाकामा मरुस्थल है कहाँ स्थित है? तो जो अटाकामा मरुस्थल है चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित एक गर्म मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक का जो बेसिकली क्षेत्र होता है कैसा है? गर्म क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होंगी कैसे होंगी? लंबवत पड़ेंगी, है ना। तो लंबवत पड़ने के कारण ये जो क्षेत्र है वर्ष भर कैसा रहता है? गर्म रहता है। जबकि जो दक्षिणी क्षेत्र होता है, दक्षिणी क्षेत्र में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है ना। तो उत्तरायण और दक्षिणायन की प्रक्रिया होती है। जब मैं पृथ्वी की गतियां पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा कि गतियों के प्रभाव के कारण भी किस तरीके से मरुस्थलों के निर्माण और पठारों के निर्माण में उनका योगदान होता है। ठीक है, तो वहीं पे बात है कि जो पेंटागोनिया मरुस्थल है वो एक ठंडा मरुस्थल है, जबकि जो अटाकामा मरुस्थल है वो एक गर्म मरुस्थल है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ भंडारण की चीजें भी हैं, तो अटाकामा मरुस्थल में भी कुछ भंडार है और पेंटागोनिया मरुस्थल में भी कुछ भंडारण की चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल, है ना। कौन कौन से मरुस्थल हैं? यहाँ पे मैंने रेड डॉट में दर्शाए हुए हैं, रेड डॉट करके मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। यह है अटाकामा मरुस्थल और यह है पेंटागोनिया मरुस्थल। आपको किस तरीके से बनाना है? तो इस तरीके से ब्राजील का ब्राजील बोला, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का रफली मैप बनाना है। ठीक है, रफली मैप है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये नहीं काम देगा, ये काम देगा। समझने के लिए ये जरूरी है, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो चेकर को समझाने के लिए ये वाला मैप बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रफली मैप हर महाद्वीप का बनाना सीखिए और उसकी जो ड्राइंग है उसको किस तरीके से दर्शाना है, तो इस तरीके से कुछ दर्शाना सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ये वाला जो मरुस्थल है ये कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। और ये वाला मरुस्थल कैसा है? ये पेंटागोनिया मरुस्थल है। ठीक है, ये चिली में स्थित है, गर्म मरुस्थल है, और पेंटागोनिया में स्थित यह कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये जो धाराएं दिखाई है कैसी रेखाएं हैं? तो ये पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है ना। जलधारा बेसिकली क्या करती है? तो नमी सोखने का काम करती है। इस वजह से एक समय बाद प्रवाहित होने से, लगातार प्रवाहित होने से वो क्षेत्र क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है। ठीक है,
तो वही चीज है यहाँ पे मैंने बताया हुआ है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में फैला हुआ है एक मरुस्थल है। यह मरुस्थल गर्म प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? तो गर्म प्रकृति का मरुस्थल है, ठीक है, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के समीप में है। 0 डिग्री विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा का जो पूरा क्षेत्र होता है कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कुछ आता है कुछ नीचे आता है, ठीक है। तो इस वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास होने का वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। इस वजह से कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। एक ठंडे मरुस्थल का मैंने पहले ही बताया था जब मैंने पढ़ाया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैंने कैनेडियन शील्ड बताया था। तो कैनेडियन शील्ड कैसा मरुस्थल था? कैनेडियन शील्ड का जो क्षेत्र है वो ठंडा मरुस्थल है। ठीक उसी तरीके से वो ठंडा क्यों है? क्योंकि वो ठंडा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के सबसे समीप पड़ता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ये जो अटाकामा मरुस्थल का क्षेत्र है दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के सबसे समीप है। 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो जो दक्षिणी ध्रुव के सबसे समीप होने के कारण ये कौन सा मरुस्थल जो पेंटागोनियम मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जलवायु का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मैं बता रहा था अटाकामा मरुस्थल के बारे में। तो अटाकामा मरुस्थल में विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार है। किसका? विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार है। साथ ही साथ यहाँ से नमक का भी उत्पादन होता है। जिस तरीके से अपने भारत के में गुजरात का जो कच्छ के रण वाला क्षेत्र है वहां पे भी नमक का उत्पादन होता है ना, तो इसी तरीके से ये वाला क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल में, यहाँ पे नाइट्रेट का भंडार है, साथ ही नमक भी पाया जाता है। इसके बाद आता है पेंटागोनियम मरुस्थल। पेंटागोनियम मरुस्थल दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित है। देखेंगे आप दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित है ना, उत्तरी अर्जेंटीना वाला ये क्षेत्र पूरा खाली है, दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिणी अर्जेंटीना में विस्तृत मरुस्थल है कौन सा? पेंटागोनियम मरुस्थल। यह मरुस्थल किस प्रकृति का है? तो यह मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है ना। तो ये वाला जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से जो 23.5 डिग्री जो मकर रेखा से जो नीचे का क्षेत्र शुरू होता है वो कैसा कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ये जो ज्यादातर हिस्सा जो इसका विस्तार है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। इस वजह से भी यहाँ की जो सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए भी यहाँ पे जो बर्फ पाया जाता है वो नहीं होता, ठीक है। और यह एक कैसी प्रकृति का है? यह एक ठंडा मरुस्थल है। इसके बाद मैंने बताया हुआ है, नोट में लिख करके मैंने बताया है कि अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनियम मरुस्थल जो दोनों मरुस्थल हैं, इन मरुस्थलों का जो विकास हुआ है कैसे हुआ है? पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की वजह से हुआ है। कैसे हुआ है? पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की वजह से हुआ है। वो काम कैसे करती है मैंने बता दिया। लगातार प्रवाहित होती हैं, ठीक इसी तरीके से जैसे इस पे यहाँ लगातार प्रवाहित होती हैं, और लगातार प्रवाहित होने की वजह से एक समय ऐसा आता है जब वहां पे भूमि की जो नमी है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, और समाप्त होने की वजह से वह क्षेत्र पूरी तरीके से शुष्क क्षेत्र हो जाता है। मैंने बताया था यहाँ पर विविध में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान उत्तरी चिली में, मैंने बताया था लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि उत्तरी चिली में स्थित है आरिका। आरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है ना, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान आरिका जो कि उत्तरी चिली में स्थित है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। किस क्षेत्र के अंतर्गत? इसी पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की वजह से उसका भी निर्माण हुआ है, अटाकामा मरुस्थल के क्षेत्र में वह भी शामिल है। कौन सा? विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान आरिका, ठीक है। तो वो कहाँ आता है? उत्तरी चिली में आता है। ये जब मैंने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कंपेरिजन करके बताया था तो मैंने इसको बताया था, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया अवस्थिति वगैरह पढ़ ली। इसके बाद हमने पढ़ा इंडीज पर्वत श्रृंखला। इंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद हमने पढ़ी उत्तरी अमेरिका की सारी महत्वपूर्ण नदियां, फिर दक्षिणी अमेरिका की सारी महत्वपूर्ण नदियां। फिर इसके बाद हमने पढ़ी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, जो इसमें तीन झीलें हैं वो हमने पढ़ी। इसके बाद हमने पढ़ा क्या? इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ के प्रमुख मरुस्थल। तो 2 ही मरुस्थल है, 2 मरुस्थल हमने पढ़े, ठीक है। अब एक चीज आती है यहाँ पे, यहीं पे मैं समझा देता हूं इसको। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका का, ये वाला हिस्सा, यहाँ पास एक और है। ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो को उत्तर में पड़ता है फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक जलसंधि है जिसके माध्यम से टेरा डेल फ्यूगो जो है वो किससे अलग होता है? ब्राजील की मुख्य भूमि से अलग होता है। कौन सी जल संधि है? मैग्नल जल संधि है। कौन सी जल संधि कहलाती है? मैग्नल जल संधि कहलाती है। कैसी है?
तो ये मुख्य भूमि को, ये आप देख रहे हैं, मुख्य भूमि का क्षेत्र कहलाएगा। जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र के बाद क्या आ जाता है, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप आ जाता है। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप की खास बात यह है कि टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके समझा देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं समझाता हूं। तो हम बता रहे थे मैग्नल जल संधि के बारे में। यहाँ पे ये वाला जो आप द्वीप देख रहे हैं, ये है, ये वाला जो द्वीप आपको दिख रहा है, ये है टेरा डेल फ्यूगो, और उत्तर की ओर दिख रहा है फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, उसी का जो छोटा मैप है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, अब समझते हैं इसको। ठीक है, तो जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है वो क्या है, टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। जिस तरह मैंने उत्तरी अमेरिका में बताया था कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है। उसी तरीके से जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है वो क्या है, टेरा डेल जो फ्यूगो द्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे क्या है, बड़ा द्वीप है। ठीक है, टेरा डेल फ्यूगो का मैंने इसको दो भागों में विभाजित किया है। कैसे है ये, टेरा डेल फ्यूगो का मैं अगर बड़ा मैप बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और इसको दो भागों में ऐसे बांट देना है। तो जो ये इस तरफ वाला भाग है, अर्थात जो इसका पश्चिम वाला भाग है, पश्चिम वाले भाग पे चिली देश अपना अधिकार जताता है। कौन सा देश, चिली देश अपना अधिकार जताता है। इस तरफ जो अधिकार जताता है वो कौन सा देश है, चिली देश है। ठीक है, इस तरफ चिली देश अपना अधिकार जताता है, और इस तरफ जो अधिकार जताता है वो है अर्जेंटीना। कौन सा देश है, अर्जेंटीना। ठीक है, तो अर्जेंटीना देश अपना अधिकार जताता है। तो इस तरफ चिली देश अपना अधिकार जताता है, इस तरफ अर्जेंटीना देश अपना अधिकार जताता है। ठीक है, तो जो टेरा डेल फ्यूगो और मुख्य भूमि के मध्य का जो बीच का जो क्षेत्र है, वहां से एक जलसंधि होकर के गुजरती है। कैसी है, वहां से एक जलसंधि होकर के गुजरती है, ये वाले हिस्से से। कौन से, ये वाले हिस्से से। ये तो ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने रेड डॉट में बनाया हुआ है, ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने रेड रेड कर दिया है, ये वाले हिस्से पर एक जलसंधि है। क्या नाम है, मैग्नल जलसंधि। क्या नाम है उसका, इस यहाँ पे एक जलसंधि है। ठीक है, इसका नाम है मैग्नल जलसंधि। कौन सी जलसंधि है, मैग्नल। ठीक है, मैग्नल जलसंधि है। मैग्नल जलसंधि किन दो द्वीपों को अलग करती है, तो दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। जोड़ती किसको किसको है, तो जोड़ती है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, तो सॉरी दक्षिण अमेरिका बोल रहा हूं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे क्या है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी, मैग्नल जलसंधि। ठीक है, तो इस तरीके से जलसंधि है। इसके बाद यहीं पर एक और इसका किसका, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं आशा अंतरीप। क्या कहते हैं, आशा अंतरीप कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आज का लेक्चर हो गया, और कल के लेक्चर में मैं इस जलसंधि को नोट कराऊंगा। इसके बाद यहाँ के शुरू करेंगे हम फैक्ट से लेकर के जो जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको नोट करना शुरू करेंगे। और आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।